हेलो। नमस्ते। आज मैं पहली बार आपके सामने लाइव आ रही हूँ और मैं 13 जुलाई 1931 के बारे में आपसे बात करने के लिए लाइव आ रही हूँ। आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं लाइव हूँ, क्योंकि मैं इसके पहले कभी मैंने कोई लाइव वीडियो किया नहीं है। पर आज मुझे ऐसा लगा कि 13 जुलाई को 1931 को कुछ ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे जिसके बारे में मुझे आपसे बात करने की बहुत ज़रूरत मुझे लगी। वो ज़रूरत मुझे इसलिए भी लगी क्योंकि इसके बारे में आपको कहीं चर्चा होते हुए मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ आप इसके बारे में जो भी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे वो बहुत ही एक सिंगल स्टोरी को कहता हुआ पर्सपेक्टिव होगा। मेरा ऐसा मानना है, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ डोगरा हिस्ट्री की। डोगरा इतिहास मेरे लिए बहुत खास है, मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं एक डोगरा हूँ, मैं जम्मू प्रोविंस की रहने वाली हूँ और ये इतिहास मेरा इतिहास है, पर ये मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्ट एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्निंग, ये बात मुझे समझ में आती है कि हमेशा किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, कोई एक सिंगल स्टोरी होती नहीं। तो जब मैंने 13 जुलाई के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि इसमें सिर्फ एक कहानी कही जा रही है। इसको हमारे स्टेट में, जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को मार्टर्स डे कहा जाता है, ये नॉमेनक्लेचर दिया गया है, और इस दिन हमारे स्टेट में एक हॉलिडे भी डिक्लेयर्ड है। तो 13 जुलाई 1931 को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मार्टर्स डे इसे बुलाया गया, और इसे एक छुट्टी के रूप में पूरे स्टेट में, सारी प्रोविंसेस में, लद्दाख में, जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर में इसे एक हॉलिडे डिक्लेयर की गई। तो 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में बहुत अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुर्भाग्यवश, ये बहुत दुख की बात है कि 22 लोगों की जानें गई थी। ये जानें इसलिए गई थी क्योंकि वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे श्रीनगर शहर में, विच हैड टर्न्ड इनटू राइटिंग। बहुत मास राइटिंग होना शुरू हो गई, और जब ऐसा लगा जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस को कि इसे और संभाला नहीं जा पा रहा, तो उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं फिर से कहूंगी कि बहुत दुख की बात है कि 22 जानें चली गईं। ये तो उस दिन की बात है। और 1950s में, जैसा कि मुझे मालूम है, 1950s में जब इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्सा जम्मू कश्मीर की रियासत जो किंगडम थी वो बन गई, तब इसे मार्टर्स डे का नाम दिया गया और इसे एक छुट्टी घोषित की गई। ये मार्टर्स डे उन 22 लोगों के लिए था जिनकी जानें जेके स्टेट फोर्सेस के साथ क्लैश जब हुआ, जब वो राइटिंग कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, जो कि वायलेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा राइट्स, तब उनके अगेंस्ट जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस ने जब शूट किया, तब 22 लोगों की जानें गई, और उसके बारे में इसे कहा गया कि मार्टर्स डे है और छुट्टी घोषित की गई। नाउ अगर हमें इसकी पूरी स्टोरी समझनी है तो हमें 13 जुलाई के कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ साल पहले भी जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो घटनाएं घटी उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर राज्य, जो ये स्टेट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको डोगरा रूलर्स ने फाउंड किया। जो स्टेट या जो मैप हम देखते हैं आज के टाइम में, ये डोगरा रूलर्स ने इस स्टेट को बनाया। उन्होंने कंसोलिडेट की बहुत सारी टेरिटरीज और बहुत सारे एक बहुत बड़े लैंड मास को उन्होंने इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया, और ये स्टेट बनी। जब ये स्टेट बनी तो उस वक्त ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, और उन्हें, और जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ एक वन ऑफ दोज फ्यू प्रिंसली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखी थी। और ये डोगरा रूलर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारी नेगोशिएशन करके अपनी इंडिपेंडेंस रखी और अपने रियासत के लोगों को ब्रिटिशर्स की स्लेवरी से उन्होंने बचाया था। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर स्टेट बना, वो इतना पावरफुल था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की, इससे ब्रिटिशर्स को तकलीफ होना शुरू हुई। आप सोचेंगे मैं ब्रिटिशर्स की बात क्यों कर रही हूं जब मैं 13 जुलाई 1931 की बात कर रही हूं। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि इस दिन जो घटनाएं घटी उसमें ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें ब्रिटिशर्स का हाथ था, क्योंकि जैसे ही ये स्टेट पावरफुल हुई एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट थी, ब्रिटिशर्स को इस स्टेट से तकलीफ होना शुरू हुई। वो तकलीफ इसलिए होना शुरू हुई क्योंकि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां रशियन एम्पायर बड़ा होता जा रहा था, और ब्रिटिशर्स को जो हमारी रियासत का हिस्सा था, गिलगिट और स्कार्दू, बाल्टिस्तान, ये सारी जगह बिल्कुल ही रशियन एम्पायर के पास थी,
और ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर इस पर कंट्रोल उनका रहेगा तो वो रशियंस के ऊपर मॉनिटर कर सकेंगे, उनके ऊपर कंट्रोल अपना रख सकेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे डोगरा महाराजास ब्रिटिशर्स के लिए और बहुत फॉर्चुनेटली हमारे लिए बिल्कुल भी अपनी इंडिपेंडेंस और अपने लोगों की आजादी पर टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स को जैसे ही ये स्टेट बनी और इंडिपेंडेंट रहने लगी, इससे तकलीफ होना शुरू हुई और उन्होंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैच करना शुरू की। पहले तो उन्होंने ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम ही एक कॉन्स्पिरेसी रची, वहां जो ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था, और उनके अगेंस्ट एक ऐसा केस किया गया जिसमें कहा गया कि वो किसी फॉरेन पावर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं और इसकी वजह से रियासत हम ब्रिटिशर्स ले लेंगे। बट अच्छी बात यह थी कि कलकत्ता की अमृत बाजार पत्रिका ने इसका भांडा फोड़ किया, इस षड्यंत्र का, और एक बहुत ही फेमस आर्टिकल में उन्होंने ये बात उजागर की कि ये ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहुत हल्ला मचा और ब्रिटिशर्स को इसके पीछे अपने कदम पीछे लेने पड़े। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिशर्स रुकी नहीं, क्योंकि उनकी प्लान ऐसा उनका था कि हमें हर हालत में, हर कीमत में जम्मू कश्मीर को लेना है। तो दे केप्ट ऑन हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज एंड केप्ट थिंकिंग कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे जम्मू कश्मीर हमारे पास आ जाए। इस वक्त आप जो सब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, भारतीय इतिहास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते होंगे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ये मतलब था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जहां पे जो रूलर है, जो महाराजा हैं, अगर उनको कोई औलाद नहीं होती, अगर उनको कोई बच्चा नहीं होता, तो वो किंगडम उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगी थ्रू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये आपने बहुत फेमसली जो रानी है झांसी की, उनके केस में ये सुना होगा, बट ये हमारे स्टेट में भी लागू हो रहा था। जब महाराजा प्रताप सिंह को वो नहीं हरा सके, तब उन्होंने महाराजा हरि सिंह को फंसाने की बहुत सारी चालें चलना शुरू की। महाराजा हरि सिंह से वो ज्यादा ही खुंदक खाते थे, बिकॉज महाराजा हरि सिंह बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही इंडिपेंडेंट थे। उन्होंने ब्रिटिश रीजेंट को यूनियन जैक, श्रीनगर में अपने बंगले में यूनियन जैक फैलाने से अपनी जो नापसंदी है वो जाहिर की थी। जब ब्रिटिशर्स उसको हटाने के लिए नहीं माने थे, तो महाराजा हरि सिंह मेड श्योर कि ब्रिटिश एजेंट समर में जब दरबार जम्मू आ जाता है तो वो ब्रिटिश एजेंट जम्मू ना आए और उसे सियालकोट भेज दिया जाता था। इन सारी बातों से ब्रिटिशर्स को महाराजा हरि सिंह से तो चिढ़ उनकी बढ़ती जा रही थी, और ऐसे में उनकी जो एक उम्मीद थी वो ये थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगा और महाराजा हरि सिंह को कोई औलाद नहीं होगी, जो कि नहीं थी तब तक, और ये स्टेट उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगेन ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत दुख की बात हुई कि 9 मार्च 1931 को महाराजा हरि सिंह जी के घर में औलाद ने जन्म लिया, डॉक्टर करण सिंह जी का जन्म हुआ, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो एक हथियार ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि वो इस्तेमाल करेंगे जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, वो ये नहीं कर पाए। इसके पहले 1930 में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगेन जो इंडियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जो उसमें रुचि रखते हैं वो ये जानते होंगे कि उस बहुत इंपॉर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन की, और यहाँ महाराजा हरि सिंह ने अपने लिए और ज्यादा दुश्मनी मोल ली थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत हिम्मत से और बिल्कुल ही बिना डरे, बिना कोई झिझक के ये कहा था कि मैं महाराजा हूं एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट का, पर मैं भारत के लिए, इंडिया के लिए इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल ऑनर और इक्वल राइट्स की मांग करता हूं। ऐसा जब उन्होंने 1930 में लंदन में कह दिया तो ब्रिटिशर्स के लिए और ज्यादा खुंदक बढ़ गई महाराजा हरि सिंह के लिए, और ये जो रियासत उनके नजरों में खटक रही थी ये और ज्यादा खटकने लगी। तब जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट था ब्रिटिशर्स का उस वक्त, उसके जो हेड थे या उसके जो ऑफिसर थे, वेकफील्ड उनका नाम था, बहुत ही बिल्कुल ही कपट बुद्धि थी उनकी, और उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोथ स्टेट एजेंट्स एंड नॉन स्टेट एजेंट्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत ही भयंकर षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र हमारी रियासत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि इतने सालों से, इट वॉज ऑलमोस्ट 100 years रूल ऑफ द डोगरा डायनेसिटी। डोगरों ने करीबन 100 साल, जब तक 1930 में कुछ साल बचे थे 100 कंप्लीट होने में, लेकिन एक बहुत ही सेक्युलर और प्लूरलिस्टिक और बहुत ही खूबसूरत रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे थे। यहाँ पे मेरा कहना बहुत जरूरी होगा कि जब मैं डोगरा कहती हूँ तो ना मेरा रेफरेंस केवल जम्मू सिटी से है, एक ज्योग्राफी से है। जब हम डोगरा कहते हैं तो एक ज्योग्राफी से है, और ये ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। और जब मैं डोगरा कहती हूँ तो ये धर्म से रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, सारे धर्मों के लोग आते हैं। दिस इज अ ज्योग्राफी, दिस इज एन एथनिसिटी। इससे बहुत मिलती जुलती भाषाएं, गोजरी, पहाड़ी, ये सब इस रीजन में बोली जाती हैं, इस प्रोविंस में बोली जाती हैं।
तो वापस मैं आपका ध्यान लाऊंगी कि जब तक ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी ये रच रहे थे, और जो उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची जो हमारे स्टेट के लिए बहुत खराब था, वो इसलिए भी खराब था कि जो इतनी ब्यूटीफुल हार्मनी के साथ जहां लोग रह रहे थे, मतलब इतनी डाइवर्सिटी किसी स्टेट में नहीं थी, इतनी भाषाएं, इतनी एथनिसिटीज, इतनी तरह तरह के कल्चर्स और इतनी इतनी डिफरेंस, डिवर्सिटी कहीं देखने को नहीं मिलती थी। और ये डोगरास को क्रेडिट जाता है कि 101 साल का राज्य, यहां कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई, यहां कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, यहां कोई एक्सोडस नहीं हुई, एंड दिस इज a credit to the Dogra Maharajas, to the Dogras, who were both Hindus and Muslims. This was a credit to their governance. ऐसे माहौल में जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फेल कर गया, जब दूसरे षड्यंत्र जो रचे गए फेल कर गया, तब सबसे इजी तरीका था, जो ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा हथियार था फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का गेम वो बाकी भारतवर्ष में खेल ही रहे थे, वो पूरे इंडिया में ये खेल खेल रहे थे। उन्होंने सोचा कि इसे जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया जाए और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर को हराया जा सकता है। और जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, तब उन्होंने बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एजेंट्स का इस्तेमाल किया। जब मैं नॉन स्टेट एजेंट कहती हूं तो मैं बहुत आपको गौर फरमाने के लिए कहूंगी कि अब्दुल कादिर नाम का एक नॉन स्टेट एजेंट, यानी कि वो जम्मू कश्मीर रियासत का वो रियासती नहीं था। He was somebody who came from outside the state. वो स्टेट के बाहर से आया था। वो कौन था, वो कहां से आया था, और ये सब कुछ हो जाने के बाद वो कहां गया, इसका किसी को खबर नहीं है। ऐसा कहा गया है कि एक यूरोपियन ट्रैवलर के साथ वो खानसामा बनकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में घुसा, और उसे ब्रिटिशर्स, स्पेशली पॉलिटिकल ऑफिसर वेकफील्ड ने हमारे स्टेट में प्लांट किया था कम्युनल डिसहार्मनी के लिए। और जम्मू कश्मीर में कम्युनल हार्मनी को तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विद इन डोगरास इटसेल्फ हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में, लद्दाख में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, और जो अब पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो कि मेनली मेनलैंड जम्मू का हिस्सा है, वहां हर धर्म के लोग रहते थे। वो डोगरी भी बोलते थे, गोजरी भी बोलते थे, पहाड़ी बोलते थे, पोटोहरी बोलते थे, कश्मीरी बोलते थे, और वो सब एक साथ बहुत प्यार से और कम्युनल हार्मनी में रह रहे थे। तो जब अब्दुल कादिर को प्लांट किया गया, तब आप देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं जम्मू कश्मीर में। अब्दुल कादिर सेडिशियस स्पीच देता है 25 जून को। 25 जून को एक बहुत ही सेडिशियस स्पीच देता है, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जाता है। इस अरेस्ट, ये एक तरफ से अरेस्ट हुई, ये एक नॉन स्टेट एजेंट था जिसने कुछ बदमाशी की और लोगों को भड़काने की कोशिश की। इसी दौरान जम्मू प्रोविंस में भी बहुत तरह की हरकतें होना शुरू हो गईं। जहां पहले कभी कोई हरकत नहीं हुई थी पिछले इतने सालों में, वहां कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई, जो यहाँ के लोगों के कैरेक्टर, टॉलरेंस वाले कैरेक्टर के बिल्कुल अगेंस्ट था। ये र्यूमर्स में बदल गया और बहुत सारे एग्जैजरेटेड र्यूमर्स में फैलने लगा, आग की तरह ये पूरे स्टेट में फैल गई और एक कम्युनल डिसहार्मनी पैदा होना शुरू हुई। जम्मू प्रोविंस में जब ये होना शुरू हुआ तो कश्मीर ने तो इसको बिल्कुल ही उठा लिया, क्योंकि वहां तो अब्दुल कादिर बैठे ही थे। साथ ही साथ जो रियासत के लोग थे, जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह के बहुत अमेजिंग रिफॉर्म्स, ब्रिलियंट रिफॉर्म्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से कश्मीर में एजुकेशन उन लोगों तक गई थी, उस अंडर प्रिविलेज सेक्शन तक गई थी जिनको पहले एजुकेशन नहीं मिला करती थी। उसकी वजह से क्या हुआ था कि एक पूरा यंग कश्मीरी लोगों का एक जुट था, जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो कर ली थी इन एजुकेशनल महाराजाओं के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से, लेकिन उसी स्पीड से जॉब क्रिएशन नहीं हुई थी। तो उनके एक एम्बिशन भी थे, करियर एम्बिशन भी थे और कुछ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी थे। एक रीडिंग क्लब बनाया गया था श्रीनगर में, जिसको शेख अब्दुल्ला जी ने बनाया था, और उसके कुछ वक्त बाद ये रीडिंग क्लब, इट बिकेम द हॉटबेड ऑफ कॉन्स्पिरेसीज एंड सेडिशन। यहाँ पे बहुत तरह के षड्यंत्र रचे गए। तो एक तरफ अब्दुल कादिर और एक तरफ रीडिंग क्लब के ये कश्मीरीज, जिनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इमीडिएटली मीट नहीं हो रही थी, इन दोनों का एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर पैदा हुआ जिसने पूरी आग लगाई। उधर लाहौर से प्रेस ने इसमें घी डालने का इस आग में काम किया, और उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, वो स्टेट के अंदर किसी तरह घुस के पैम्पलेट्स फैलाना शुरू किए और कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट की ऐसे स्टेट में जहां इसकी कोई एविडेंस पहले कभी थी ही नहीं। इस दौरान जैसा कि मैंने आपको कहा कि 25 जून को अब्दुल कादिर ने एक मस्जिद में खड़े होकर एक बहुत ही सेडिशियस स्पीच दी। उसने पैलेस की तरफ अपना इशारा किया और कहा कि इसको बिल्कुल जला के राख कर दो।
अब्दुल कादिर कौन था? मैं वापस आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि अब्दुल कादिर जम्मू कश्मीर का रहने वाला था ही नहीं। वो कहां से आया था और वो कहां गया, अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। कोई कहता है वो यहां से आया था, कोई कहता है वो कहीं से आया था, वो कहां गया इसका भी कहीं आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं मिलेगा। वो इतना रहस्यमयी, इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर था। 25 जून को ऐसी स्पीच देने के बाद माहौल बिल्कुल खराब हो गया। शेख अब्दुल्ला ने अलग अलग रिलीजियस पल्पिट्स का इस्तेमाल करके और ज्यादा इस वातावरण को भड़काया और कम्युनल डिसहार्मनी इतनी ज्यादा हो गई कि पूरे स्टेट में और खासकर कश्मीर में एक बहुत ही पैल्पेबल टेंशन क्रिएट हुई। ऐसी हालत में जो 25 जून को उसके सेडिशियस स्पीच के बाद अब्दुल कादिर को अरेस्ट किया गया था, स्टेट अथॉरिटी को लगा कि इसका ट्रायल ओपनली नहीं किया जा सकता, इसीलिए 13 जुलाई को अब्दुल कादिर का जो ट्रायल है वो एक श्रीनगर के सेंट्रल जेल में किया जाएगा। ऐसा होने पर शेख अब्दुल्ला ने 12 जुलाई की शाम को एक अगेन रिलीजियस पल्पिट का इस्तेमाल करके, मस्जिद का इस्तेमाल करके वहां से डिक्लेयर किया कि लोगों को भड़काया और कहा कि सब लोग सेंट्रल जेल पहुंचो और अपनी जान तक दे दो, पर इसको डेफिनेटली यू हैव टू सी कि इसका कुछ ना कुछ नतीजा निकले। इसमें एक बिल्कुल ही रिलीजियस धार्मिक एंगल ला दिया जो कि पहले नहीं था। इसमें एंगल सिर्फ रियासत और रियासत के प्रति लॉयल्टी की जो बात थी यहां तक चल रही थी, बट शेख अब्दुल्ला ने इसको बिल्कुल ही एक रिलीजियस टर्न दिया। जिस जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के अगेंस्ट लोगों को उन्होंने हथियार उठाने के लिए, पत्थर उठाने के लिए भड़काया, उस स्टेट फोर्सेस में 50% मुस्लिम और 50% हिंदू थे। तो जिन लोगों को लग रहा है कि इस हिस्टोरिकल फैक्ट को क्लियर करने में कोई कम्युनल एंगल है, मैं उनको बताना चाहूंगी और दोहराना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस में 50% हिंदू और 50% मुसलमान थे। तो जब ये कश्मीरी राइटर्स जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के साथ क्लैश करते हैं, और वो क्लैश भी तब हुआ जब हजारों की संख्या में इन थाउजेंड्स पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल जेल इन श्रीनगर ऑन 13 जुलाई 1931, और उनको बहुत बार कहा गया कि आप डिस्पर्स करें, क्योंकि उन्होंने जेल की इलेक्ट्रिसिटी काट दी, उन्होंने जेल का पानी काट दिया, उन्होंने पुलिस पर्सनल से उनके हथियार छीन लिए, उन्होंने साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें की पथराव करना शुरू कर दिया। ये वायलेंस और लूट, और उधर सेंट्रल जेल में भी बिल्कुल एक बहुत ही बुरा माहौल हो गया। और जब स्टेट अथॉरिटीज को लगने लगा कि इसमें लोगों की जानें जाएंगी, सेंट्रल प्रिजन था वो श्रीनगर का, यहां से प्रिजनर्स कैदी भाग जाएंगे, क्योंकि 4 कैदी को उन्होंने ऑलरेडी फरार कर दिया था राइटर्स ने, और यहां तक कि डिफेंडेंट यानी अब्दुल कादिर के जो 2 लॉयर्स थे जो मुसलमान थे, वो 2 मुसलमान भाई थे, उन्होंने भी क्राउड को रिक्वेस्ट किया कि ये सब मत करो, क्योंकि उन्होंने पुलिस क्वार्टर्स में भी आग लगा दी। ये सब देखकर सबने उन्हें रिक्वेस्ट किया, स्टेट फोर्सेस ने रिक्वेस्ट किया, और फिर मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स की वजह से जब सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई और लगा कि बहुत जानो माल का नुकसान हो जाएगा, तब शूटिंग के ऑर्डर्स दिए गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 22 सिविलियंस की जाने गई। सिविलियंस, बट वो सिविलियंस जो राइटिंग कर रहे थे, जो वायलेंस को रिजॉर्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट के नाम पर रिलीजन का इस्तेमाल करके कम्युनल वायलेंस इंसाइट कर रहे थे। क्योंकि इसके साथ ही साथ जो उसके साथ जो राइट्स हुए और उसके बाद जो राइट्स हुए, इससे पता चलता है कि वो एक प्री प्लान्ड ऑर्केस्ट्रेटेड ब्रिटिश एजेंट वेकफील्ड की कॉन्स्पिरेसी थी, और उन्होंने स्टेट में रहने वाले शेख अब्दुल्ला जैसे लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी उसका भी इस्तेमाल किया, और नॉन स्टेट एजेंट अब्दुल कादिर जैसे लोगों का भी इस्तेमाल किया। क्योंकि इमीडिएटली इन पैरेलल जो कम्युनल वायलेंस अनलीश हुआ, उसमें महाराजगंज में जितनी हिंदू शॉप्स थी वहां मैसिव लूट हुई, सारी दुकानों का बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, शॉपकीपर्स जो थे उनको मॉलेस्ट किया गया। विचारनाग में जो 5-6 मील दूर था श्रीनगर से, वहां कश्मीरी हिंदुओं और बाकी हिंदुओं के घरों में आगजनी हुई, रेप हुआ, लूट हुआ, और ये सारी घटनाएं घटी। इसकी वजह से पूरे स्टेट में माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। तो मेरा सवाल ये है, और मेरा सवाल खुद से ये था कि इस दिन को हम मार्टर्स डे क्यों बुलाते हैं। उन 21 लोगों की जो जानें गई हैं वो बहुत दुर्भाग्यवश है, क्योंकि वो हमारे रियासती थी, और उनकी जानें 21 या 22 अलग अलग फिगर्स आपको मिलेंगे, 21 या 22 लोगों की जो जानें गई वो बहुत दुर्भाग्य की बात थी, ये बहुत दुख की बात थी, क्योंकि वो रियासती थे। लेकिन हमें देखना होगा और सोचना होगा कि वो उस दिन क्या कर रहे थे। ये कोई मूवमेंट नहीं था मोनार्की के अगेंस्ट, ये कुछ लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी, और ब्रिटिशर्स की ये कॉन्स्पिरेसी थी जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के अपने कंट्रोल में लाने की। और ये करने के लिए उनके पास सिवाय कम्युनल डिसहार्मनी के, सिवाय रिलीजियस मोड देने के, सिवाय इस तरह का एंगल देने के लिए कि ये हिंदू महाराजाज हैं जो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट पे रूल कर रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं था। वो ये भूल गए
कि ये कभी तो वक्त आएगा जब लोग क्वेश्चन करेंगे कि 101 साल इन महाराजाओं का कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं, कोई एक्सोडस नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं, ये कितनी खूबसूरत गवर्नेंस थी। मोनार्की थी तो उसमें ऑफकोर्स कोई 19-20 चीजें रही होंगी, लेकिन कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कहीं कुछ भी खराबी नहीं थी। और ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया। तो ये है सच्चाई 13 जुलाई की। और इसीलिए सवाल आता है कि इसे मार्टर्स डे क्यों कहा जाता है। वो 22 जानों की अफसोस हम सबको है और रियासत में रहने वाले हर किसी को उनका अफसोस है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक विरुलेंट एंटी डोगरा कैंपेन चालू हुआ, जो आज तक खत्म होने को नहीं आया है, और डोगराज अपने आप को इनविजिबल और वॉइसलेस महसूस करते हैं, क्योंकि जब भी वो अपने इतिहास की बात करते हैं, जब भी मैं अपने इतिहास की बात करती हूँ, मुझे गिल्टी फील कराया जाता है। मुझे कहा जाता है कि अपनी इतिहास के बारे में मत बात करो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि द टेलिंग ऑफ माई स्टोरी डज नॉट मर्डर योर्स। मेरा भी एक इतिहास है, और ये सिर्फ मेरा नहीं है। मैं एक हिंदू नहीं हूं, मैं एक डोगरा हूं। मेरे डोगरा मुसलमान भाई भी हैं, मेरे जम्मू प्रोविंस के भी लोग हैं, और रियासत के बाकी लोगों को भी, कश्मीरियों को भी, सबको जानने का अधिकार है कि इतिहास सच्चा क्या है इस पूरी रियासत का। इसीलिए मैं वापस प्रश्न करती हूं कि 13 जुलाई 1931 को मार्टर्स डे क्यों कहा जाता है। उस दिन ये क्यों नहीं याद किया जाता कि बिटवीन रीजन्स, बिटवीन कम्युनिटीज, कम्युनल वायलेंस इंसाइट किया गया था। ये क्यों नहीं याद किया जाता कि कश्मीर हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी, उनकी औरतों के साथ रेप, लूट सब किया गया था, उनके घर जलाए गए थे, पुलिस क्वार्टर्स जलाए गए थे, जिन पुलिस और जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के लोगों से हथियार छीने गए, जिन पे पथराव हुआ, जब बिजली काटी गई, जब टेलीफोन लाइंस काटी गई, तो ये किसी धर्म या किसी मोनार्की के अगेंस्ट नहीं हो रहा था, ये फेलो रियासती के साथ हो रहा था। तो ये दिन हम केवल 21 और 22 जानों को याद क्यों करते हैं? उन्हें भी याद करें, पर हम इन सारी चीजों को भी याद करें। और हम जब याद करेंगे और जब करेक्ट हिस्ट्री और करेक्ट बात को सामने रखेंगे, तभी हम उसको ठीक कर सकेंगे, तभी हम सब एक साथ आ सकेंगे। जब आप किसी एक की हिस्ट्री दबा देंगे, जब उस बात को बाहर नहीं आने देंगे, आप उसको व्हाइट वॉश कर देंगे। और ये होता रहा है कि ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स आई हैं जिन्होंने डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स इस दिन को सिर्फ मार्टर्स डे का नॉमेनक्लेचर देकर एंटी डोगरा विरुलेंट कैंपेन जो स्टार्ट हुआ, इसको इग्नोर किया। ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी 13 जुलाई 1931, इसको इग्नोर किया। अब्दुल कादिर जम्मू कश्मीर के रियासत का आदमी था ही नहीं, वो एक प्लांटेड एजेंट था ब्रिटिशर्स का, वो इग्नोर किया। उन्होंने ये इग्नोर किया कि अलग अलग प्रोविंसेस में एक एनिमोसिटी क्या पैदा की गई, ये बात इग्नोर की गई। कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतना बुरा हुआ, रेप, लूट, ब्लडशेड हुआ, जिसको रोकने में जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस को बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये सारी चीजें इग्नोर करके आप सिर्फ उन 22 जानों की बात क्यों करते हैं? इसीलिए आपने देखा होगा, जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं और जो फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैंने कहा कि ये मेरे लिए छुट्टी नहीं है, मेरे लिए ये इतिहास का व्हाइट वॉश है, मेरे लिए जम्मू कश्मीर के इतिहास का व्हाइट वॉश है। उस जम्मू कश्मीर का जो बिल्कुल ही कम्युनल हार्मनी में और इतनी डिवर्सिटी के बाद एक प्लूरलिस्टिक स्टेट है। डोगरा महाराजाओं की वजह से प्लूरलिस्टिक स्टेट था, हमारे यहाँ के रहने वाले रियासती की वजह से प्लूरलिस्टिक स्टेट था, उसके ऊपर एक व्हाइट वॉश है। इसलिए वापस मैंने कहा कि ये छुट्टी मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए केवल मार्टर्स डे नहीं है, मेरे लिए एक ब्लैक डे है, ये एक कलंक है, क्योंकि ये कम्युनल हार्मनी को भी इसने डिस्टर्ब किया, कश्मीरी हिंदुओं को और डोगरों को भी इसने परसिक्यूट किया, जम्मू प्रोविंस में जो अलग अलग धर्म के लोग प्यार से रह रहे थे उन्हें भी तंग किया, पूरे रियासत में जो प्यार से रह रहे थे कम्युनल हार्मनी से इतने सालों से, उन सबको डिस्टर्ब किया। और जो उनकी हिस्ट्री थी कम्युनल हार्मनी की, एक प्लूरलिस्टिक सेक्युलर फैब्रिक की, उसको डिस्टर्ब किया है इस दिन ने। तो इस दिन को हमें दुख से याद करना है, याद तो जरूर करना है, बिकॉज इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये सवाल भी करना है कि इतने सालों तक इस इतिहास पर पर्दा क्यों रखा गया, क्यों नहीं ये सारी बातें बाहर उजागर की गई। आज मुझे आपसे बस इतनी ही बातें करनी थी, क्योंकि मैंने इस पर आर्टिकल लिखा है। आज डेली एक्सेल्सियर में भी मेरा आर्टिकल छपा है, 2 साल पहले भी मैंने ये आर्टिकल डेली एक्सेल्सियर में मेरा छपा था इसी विषय पर, और डेली ओपिनियन एक इंडिया टुडे का ऑनलाइन पब्लिकेशन है, उसमें भी छपा था। तो प्लीज पढ़ें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इतिहास जो है उसको पढ़ने और जानने की जरूरत है, तभी हमारे अंदर कम्युनल हार्मनी और ज्यादा आएगी। जब हम सबको इक्वल स्पेस और इक्वल वॉइस देंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को जम्मू कश्मीर के, तो ही जम्मू कश्मीर का कुछ प्रोग्रेस होगा, उसका विकास होगा और उसमें से सोल्यूशन निकलेगा।
एक बार फिर आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार एक लाइव वीडियो कर रही हूँ और ये मैं बहुत लोगों के और स्पेशली यंगस्टर्स की रिक्वेस्ट पे कर रही हूँ जिन्होंने मुझे लिखा कि दीदी हमें हिस्ट्री नहीं मालूम है, जम्मू कश्मीर की डोगरा हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ाई जाती। बहुतों ने लिखा कि मैम आप 13 जुलाई की बात कर रही हैं, इस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हमें पूरी बात नहीं मालूम। तो उन भाइयों के लिए स्पेशली उन बहनों के लिए मैंने ये लाइव वीडियो किया। तो इसमें अगर कोई भी गलती होगी मुझे माफ कीजिएगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ डोगरा हिस्ट्री की। जम्मू कश्मीर से बेहद प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि यहाँ जितने लोग हैं रहने वाले वो सब प्यार से रहें, पर उसके लिए हमें सच को देखना होगा, समझना होगा और सच के बारे में बात करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।